हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 21 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के ही नहीं पूरे एशिया के टॉलेस्ट फ्लैग के बारे में। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी डिस्कस करने वाले हैं और साइंस एंड टेक की न्यूज़ ऑब्वियसली होगी। उन सारी न्यूज़ को हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे एंड वीडियो के एंड में आपको काफ़ी सारे रिवीजन क्वेश्चन मिलेंगे। उन क्वेश्चंस के आंसर आप हमें करेंगे एंड अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सीए। फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं बाघा बॉर्डर से। बहुत ही फेमस बॉर्डर है बाघा बॉर्डर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 418 फीट का टॉलेस्ट इंडियन फ्लैग को इनॉग्रेट किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, पूरी कहानी को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं नितिन गडकरी के बारे में, जो कि हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। उनके द्वारा 418 फीट का नेशनल फ्लैग होस्ट किया गया है, इंस्टॉल किया गया है अटारी बाघा बॉर्डर में, जो कि टॉलेस्ट है हमारी कंट्री का। ठीक है, 418 फीट का ये नेशनल फ्लैग है। आपको ये जो ऊंचाई है ये आपको याद रखनी है। कहाँ पर इंस्टॉल किया है? अटारी बॉर्डर में, इन पंजाब अमृतसर डिस्ट्रिक्ट, जो कि टॉलेस्ट है हमारी कंट्री का। ये जो फ्लैग है ना, इस फ्लैग के जो ऊपर टॉप पर एक सर्विलांस सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि बीएसएफ की ट्रूप्स को मदद करेगा। बॉर्डर के आसपास कोई भी एक्टिविटी, कोई भी हलचल होती तो उसको ट्रैक करके बीएसएफ ट्रूप की मदद करने का काम भी ये नेशनल फ्लैग कर सकता है। बेसिकली एक तरीके का एक काउंटर है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ समय पहले 400 फीट का पाकिस्तान के द्वारा अपना नेशनल फ्लैग इंस्टॉल किया गया था, और उसी को काउंटर करते हुए अटारी बॉर्डर पे 418 फीट का हमने नेशनल फ्लैग जीरो लाइन पे इंस्टॉल किया है। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बता देती हूँ जो एग्जाम में स्टैटिक पोर्शन से बन सकती हैं, क्योंकि ये बात तो हम समझ चुके हैं एग्जाम देते देते कि स्टैटिक क्वेश्चन वहीं से आते हैं जनरली, जो चीज़ें करंट अफेयर्स में होती हैं। तो सबसे पहली बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 4A, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 4A एंड 51A, आर्टिकल 51A में हमें अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पता चलती हैं। आप सभी लोगों ने संविधान को पढ़ा होगा और संविधान में कई बार संशोधन हुए हैं। जो 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से, तो उन्होंने ये सिफारिश की थी फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करने का, जिससे हमने अपने आर्टिकल 51A को जोड़ा, जहाँ पर आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखने को मिलती हैं। तो इसी फंडामेंटल ड्यूटी में एक ड्यूटी है कि हर एक सिटीजन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने नेशनल फ्लैग और अपने नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इंडियन फ्लैग को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा 22 जुलाई 1947 में एडॉप्ट किया गया था। डन? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे ऑपरेशन चक्र 2 के बारे में। बेसिकली सीबीआई का ऑपरेशन है जो 8 अलग अलग स्टेट में रन किया गया है। ऑपरेशन चक्र 2 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा साइबर क्राइम्स, और साइबर क्राइम में जो लोग इन्वॉल्व है और स्पेशली जो फाइनेंशियल क्राइम कर रहे हैं, जैसे कि कई बार मोबाइल फ़ोन में कुछ मैसेज आते हैं, या फिर जैसे जमतारा मूवी देखी होगी ना, कॉल किए जाते हैं, फ्रॉड किया जाता है। तो ऐसा साइबर क्राइम और स्पेशली जो क्राइम फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, ऐसे आरोपियों को, ऐसे गिरोहों को पकड़ने के लिए बेसिकली 76 लोकेशन में अक्रॉस द मल्टीपल स्टेट ऑपरेशन चक्र 2 को शुरू किया गया था बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये स्टेट कौन कौन से थे तो आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, हिमाचल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एंड केरला। ठीक है, पर्पस क्या था? पर्पस यही था, सर्च करना, इन्वेस्टिगेट करना, और जो भी इंफॉर्मेशन अलग अलग इंटरनेशनल और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से हमको मिली है, उसके आधार पे ये जो क्राइम करने वाले लोग हैं उनको पकड़ना। तो काफ़ी सारे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब सीबीआई इस इंफॉर्मेशन को अलग अलग जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनके साथ भी साझा करेगा, शेयर करेगा, जैसे कि एफबीआई के साथ, इंटरपोल के साथ भी यहाँ पे शेयरिंग की जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं एक साइक्लोन के बारे में। आईएमडी
जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने एडवाइजरी दी है, अलर्ट इशू किया है स्पेशली गुजरात एंड महाराष्ट्र के लिए। और यहाँ पे साइक्लोन हिट कर सकता है तेज। कौन सा साइक्लोन है? तेज। कहाँ पर जनरेट हो रहा है? तो अरेबियन सी में। तो 3 ही क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि साइक्लोन तेज का नाम किसने रखा, तो आंसर हो जाएगा इंडिया ने। साइक्लोन तेज कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ या कहाँ पे जनरेट हुआ, तो आंसर हो जाएगा अरेबियन सी पे। और अगर को ज़्यादा डीप पूछना हो तो वो पूछेगा कि साइक्लोन तेज ने कौन से स्टेट्स को हिट किया या कौन से स्टेट सबसे ज़्यादा इफेक्ट में थे, तो महाराष्ट्र और उसके बाद गुजरात। क्लियर? तो ऐसे 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। सो मुंबई ऑन साइक्लोन तेज अलर्ट। यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा एक नोटिस, एडवाइजरी नोटिस बेसिकली इशू किया गया है। अरेबियन सी में एक साइक्लोन जो है वो लक्षद्वीप के पास पहुंच चुका है, फॉर्म हुआ था, और आने वाले समय में ये गुजरात एंड महाराष्ट्र के कोस्टल बाउंड्री पर टकरा सकता है। इसलिए जो फिशरमैन है उनको एडवाइस दी है कि आप समुद्र में ना जाएं, क्योंकि स्पेशली ये जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे कई सारी मरीन एक्टिविटीज़ होती हैं, और जब साइक्लोन हिट करता है तो कई सारे लोगों की जान भी उसमें चली जाती है। ठीक है, तो स्पेशली इम्पैक्ट जो एरिया है वो मुंबई है, पुणे है, और अदर जो कोंकण एरिया और महाराष्ट्र का एरिया है वो इससे इफेक्ट में होंगे, और इसके अलावा साउथ गुजरात का एरिया भी इसके इफेक्ट में आएगा। जनरली अक्टूबर एंड दिसंबर का जो महीना होता है, अक्टूबर एंड दिसंबर में जनरली इस तरीके के साइक्लोन डेवलप होते हैं बे ऑफ बंगाल में एंड अरेबियन सी में। क्यों होते हैं? क्योंकि ओशन टेम्परेचर जो है वो वार्मर होता है, गर्म होता है, जिसके कारण ये साइक्लोन इस समय फॉर्म किए होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मुंबई है और यहाँ पे ये आपकी पूरा कोस्टल बाउंड्री, और ये लक्षद्वीप के आसपास का एरिया है जहाँ पे साइक्लोन बताया जा रहा है जिसका नाम है तेज। और आप देख सकते हैं विपरजॉय नाम रखा जा चुका है जो कि बांग्लादेश ने नाम दिया था, और अगला नाम जो है वो इंडिया ने दिया था तेज, तो तेज नाम रखा गया है। तो इस क्रम में, इस सीक्वेंस में बेसिकली नामकरण होता है। ठीक है, चलिए अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं, उसके बाद कुछ और स्टेट एंड नेशनल न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे और एक इंडेक्स भी हमें डिस्कस करना है। जैसा कि आपको पता है एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेटेड 2024 कोर्स हमने लॉन्च किया है। ठीक है, ये कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो परचम के एप्लीकेशन पे आपको कोर्स मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट आपको पीवाईक्यू के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, इसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो परचम के एप्लीकेशन पे विजिट करके कोर्स को ले सकते हैं। और अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है तो पूजा 15 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 15% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। क्लियर? सो स्टार्ट कर लेते हैं, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको मिलेगी, तो वहाँ पर आप लिंक पे क्लिक करके भी सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के बारे में। तो रिसेंटली ग्लोबल पेंशन इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है। आउट ऑफ 47 कंट्रीज़ भारत की जो रैंकिंग है वो 45 नंबर पे है। लास्ट टाइम इंडिया की पोजीशन 41 नंबर पे थी, और इस बार जो इंडेक्स आया है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, भारत की रैंकिंग 45वें स्थान पर है। ये 15th नंबर का ग्लोबल पेंशन इंडेक्स रिलीज़ किया गया है। कौन रिलीज़ करता है? तो मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स को यहाँ पर रिलीज़ करता है। बेसिकली पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी रैंकिंग की जाती है कि रिटायरमेंट के बाद इनकम सिस्टम क्या है, मतलब पेंशन किस तरीके से दी जाती है, क्या उसके प्रोविजंस हैं। तो उसके आधार पर भारत की रैंकिंग आप देखेंगे 45वें स्थान पे है, 45 नंबर पे है। टॉप पर कौन है? तो नीदरलैंड टॉप पर है, और बॉटम पे कौन है? तो अर्जेंटीना जो है वो बॉटम पर है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं BIS ने अप्रूव किया है इंडिया का पहला फर्स्ट एवर इंडिजीनियस AC एंड DC कंबाइंड चार्जिंग कनेक्टर स्टैंडर्ड। तो बेसिकली हमारे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं, जो 2 व्हीलर्स, आपको आजकल मार्केट में 2 व्हीलर्स भी इलेक्ट्रिकल मिलते हैं और 4 व्हीलर्स भी इलेक्ट्रिकल मिलते हैं। इनफैक्ट ऑटो वगैरह भी आपको इलेक्ट्रिकल देखने को मिलते हैं, बसेस भी इलेक्ट्रिकल देखने को मिलती है। तो इनके अपने चार्जिंग स्टेशन से चार्जिंग पॉइंट होते हैं। कुछ डिवाइस जो है AC से चार्ज होते हैं, कुछ डिवाइस जो है वो DC से चार्ज होते हैं। अब यहाँ पे जो छोटे डिवाइस हैं, जो जैसे कि 2 व्हीलर्स हैं, स्कूटी वगैरह हैं, तो उनके लिए चार्जिंग कंडीशन या कनेक्टर अलग प्रकार के होते हैं। अलग प्रकार, कुछ चार्जिंग जो बैटरीज होती हैं वो हाई स्पीड में चार्ज होती हैं, कुछ लोअर
स्पीड में चार्ज होती है। तो अलग अलग डिवाइस के लिए अब अलग अलग इक्विपमेंट और सब कॉस्ट एफिशिएंटली भी नहीं होते, कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर एक स्टैंडर्ड आया है जो कि BIS ने जारी किया है विद द हेल्प ऑफ नीति आयोग। ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा यहाँ पर देखेंगे नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इनके द्वारा कंट्री का पहला इंडिजीनियसली डेवलप AC एंड DC कंबाइंड चार्जिंग कनेक्टर स्टैंडर्ड फॉर लाइट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को अप्रूव किया है। ये वर्ल्ड का भी पहला चार्जिंग स्टैंडर्ड है जो कि कंबाइंडली AC और DC चार्जिंग के लिए, स्मॉल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रिकल स्कूटर के लिए, मोटरसाइकिल के लिए। ठीक है, नीति आयोग की मदद से इसको डेवलप किया गया और इसको भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है जिससे कॉस्ट इफेक्टिव हो सके। और यहाँ पे हर प्रकार के जो बैटरीज है फास्ट रेट से चार्ज हो रही हैं, स्लो रेट से चार्ज हो रही हैं, उनके लिए यहाँ पर ये बेनिफिशियल होगा। और यहाँ पे चार्जर मतलब जो बल्कि चार्जर है वो भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है विच इज़ BIS। ये क्या होता है, ये क्या कहानी है? तो BIS बेसिकली एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 में पास किया गया था, 2016 में इसको पास किया गया था। ठीक है, ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब इसका काम क्या होता है, तो जो हमारे गुड्स हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनको सर्टिफिकेशन देना, उनको अप्रूवल देना, उनके लिए स्टैंडर्ड को डिसाइड करना, उनकी मार्किंग करना, क्वालिटी सर्टिफिकेट देना, ये सारे काम BIS करता है। अगर कोई प्रोडक्ट है जो BIS के मानदंडों पे, स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई नहीं होता, तो BIS की जो बॉडी है, जो अथॉरिटी है, वो उन प्रोडक्ट को बैन कर सकती है मार्केट से, या वापस मार्केट से बुला के उनको रिडिज़ाइन करने के लिए भी बोला जा सकता है। और BIS आपको हॉल मार्किंग भी करता है हमारे प्रीशियस आर्टिकल्स या मटेरियल और मेटल्स पे। क्लियर, ये काम होता है बेसिकली BIS का। नेक्स्ट है नो योर कैंडिडेट। अब देखिए हमारी कंट्री में एक त्यौहार चल रहा है नवरात्रि के अलावा, वो है इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन भी बेसिकली एक फेस्टिवल ही है हमारी कंट्री में। तो यहाँ पे अब कई सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं, कई सारे कैंडिडेट अलग अलग जगहों से होते हैं, MP होते हैं, MLA होते हैं। तो अपने कैंडिडेट को जानने के लिए कि उनका प्रीवियस काम कैसा था, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो किस टाइप का रिकॉर्ड है, तो अपने कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन जानने का अधिकार हर एक व्यक्ति को है। इसलिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नो योर कैंडिडेट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ डेडिकेटेड मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड नो योर कैंडिडेट to inform the status of criminal history और record of the candidate। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कैंडिडेट के द्वारा ही पब्लिश की गई है। ठीक है, ये एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के लिए और iOS दोनों के लिए आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे होप इनिशिएटिव के बारे में, जिसे लॉन्च किया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। उड़ता पंजाब मूवी देखी है क्या मैडम? पूरे टाइम बस मूवी की बातें ही करती हो। नहीं, मैं बस बता रही हूँ, अगर देखिए तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि पंजाब का वो जो एरिया है, बॉर्डर एरिया, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मगलिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वहाँ पे ड्रग्स के केसेस होते हैं। तो पंजाब स्टेट को ड्रग फ्री बनाने के लिए यहाँ पर होप इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है बाय द पंजाब गवर्नमेंट। ठीक है, ड्रग फ्री बनाने के लिए बेसिकली होप इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है अमृतसर में, और इसके लिए एक अरदास भी रखी गई थी जिसमें 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। और इस अरदास को कहाँ पे किया गया था, तो श्री हरमिंदर साहिब प्रमाइसेस के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर अरदास को कंडक्ट कराया था। वहाँ पे लोगों ने प्रे किया, प्लेज किया कि हम पंजाब स्टेट को एंटी ड्रग कर देंगे, मतलब ड्रग फ्री इसको कर देंगे। तो होप इनिशिएटिव किसका है? पंजाब स्टेट का है। चलिए, अब एक और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आती है अरुणाचल प्रदेश से। क्या है वो न्यूज़, देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश अप्रूव्स STPF फॉर 3 टाइगर रिजर्व। अब ये STPF क्या है? STF का मतलब है स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। तो यहाँ पर जैसे कि अलग अलग सर्विसेज की शुरुआत होती हैं, अलग अलग नौकरी आती हैं, वैसे एक नई प्रकार की नौकरी आप कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में आ रही है। अरुणाचल प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा बेसिकली 3 टाइगर रिजर्व है, नामदफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व एंड कैमलंग टाइगर रिजर्व। तो इन तीनों टाइगर रिजर्व के लिए
STPF स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाने की बात की है, ठीक है। एक रेगुलर पोस्ट के जरिए इनको अपॉइंट किया जाएगा और यहाँ पर 336 STF की पोस्ट आई हैं। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की जो पोस्ट है वो रिलीज़ की जाएंगी 336, और ये 336 जो पोस्ट है ये 3 सेक्टर्स में डिवाइड होंगी, 112 ईच, और तीनों टाइगर रिजर्व में इनको डिप्लॉय किया जाएगा। कहाँ कहाँ? नामदफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व एंड कामलांग टाइगर रिजर्व। इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा कि ये जो टाइगर रिजर्व का एरिया है उसे प्रोटेक्ट करें। जो स्मगलिंग हो रही है या डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या फिर गलत तरीके से टाइगर को मारा जा रहा है, एनिमल की हंटिंग हो रही है, तो उस पर नज़र रखने का काम बेसिकली करेंगे। तो हमारे जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है उसको प्रिवेंशन करने का काम, इलीगल एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम बेसिकली STPF के द्वारा किया जाएगा। क्लियर? तो ये सारी कहानी यहाँ पे सामने आई है। तो वही लिखा हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश स्टेट कैबिनेट अप्रूव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स इन अ स्टेट फॉर द 3 टाइगर रिजर्व, नामदफा, पक्के एंड कामलैंग. The decision will result in the creation of 336 regular posts in the state. The cabinet observed that this will be lead to protection of tigers and their habitat, protection of wildlife habitats and prevention of other illegal activities in these tiger reserves. ठीक है, अब इनका जो पोस्टिंग होगा, किस तरीके से काम होगा, कंपोजिशन क्या होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वो सब जो है यहाँ पे डिसाइड करना भी बाकी है। STPF will be dedicated and specialized force विथ इट्स ओन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन इनका होगा। हर एक यूनिट में, हर एक टाइगर रिजर्व में 112 यहाँ पर STPF के पर्सनल्स होंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने अमेंडमेंट किया है अरुणाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2020 में, जिससे अरुणाचल प्रदेश के अंदर और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके। और यहाँ पर कैबिनेट ने ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी को भी लॉन्च किया है, जिसका मकसद होगा हर एक जगह, हर एक गांव, शहर, कस्बे में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी की सुविधा कराना और वाटर सप्लाई सिस्टम को अक्रॉस द स्टेट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना। क्लियर? अब बात करेंगे हम कुछ पर्सन्स के बारे में। जैसा कि स्टार्टिंग में हमने पर्सन्स के बारे में डिस्कशन नहीं किया था, अब हम कर लेते हैं कुछ पर्सन के बारे में डिस्कशन। सबसे पहले बात करते हैं, ये है संजय कुलश्रेष्ठ। क्या नाम है इनका? संजय कुलश्रेष्ठ। इनको चेयरमैन बनाया गया है हुडको का। किसके चेयरमैन बने हैं ये? हुडको। अब ये हुडको क्या है? हुडको का मतलब यहाँ पे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो कि इंडिया की एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंसिंग के सेक्टर में काम करती है। तो इसी हुडको के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं संजय कुलश्रेष्ठ। हुडको का फॉर्मेशन 1970 में हुआ था और न्यू दिल्ली में आपको हेड ऑफिस भी मिल जाएगा। डन? चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे कतर मास्टर 2023 के बारे में। तो रिसेंटली कतर मास्टर 2023 का रिजल्ट आया है। मैच खेला गया था मैग्नस कार्लसन एंड कार्तिकेय मुरली के बीच में, और यहाँ पे कार्तिकेय मुरली 3rd नंबर के इंडियन बन गए हैं, जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को डिफीट किया है। ठीक है, कतर 2023 में। तो इंडियाज कार्तिकेय मुरली बिकम जस्ट द 3rd प्लेयर फ्रॉम द कंट्री टू डिफीट वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन। इसके पहले 2005 में हरि कृष्णन के द्वारा मैग्नस कार्लसन को डिफीट किया गया था, और इसके अलावा विश्वनाथन आनंद जी के द्वारा मैग्नस कार्लसन को डिफीट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एक अवार्ड के बारे में, जिसका नाम है गोल्डन पिकॉक अवार्ड। ठीक है, यहाँ पर एक कंपनी है विच इज़ REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, REC लिमिटेड ऑनर्ड विद गोल्डन पिकॉक अवार्ड इन द रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट की कैटेगरी में REC लिमिटेड, जो कि महारत्न सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेज है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करने वाली कंपनी है, इसको गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया है इनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए इन द सेक्टर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये जो गोल्डन पिकॉक अवार्ड है, इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। 1991 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी, और इस अवार्ड को इंट्रोड्यूस किसने किया था? इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर इन इंडिया में इसको शुरुआत किया गया था, और आज पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसको रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है। अवार्ड सेरेमनी जो थी वो लंदन में हुई थी। अवार्ड सेरेमनी कहाँ हुई है? लंदन में हुई है। 1969 में REC का फॉर्मेशन होता है और नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस मिल जाएगा। CMD कौन है? विवेक कुमार देवगन। ठीक है, अजय देवगन के भाई नहीं है ये। ठीक है, विवेक कुमार देवगन बेसिकली REC के चेयरमैन है। चलिए, अब ये पिक्चर देख पा रहे हो,
बीच में जो खड़े हुए हैं वो कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं, ठीक है। और इनके हाथ में एक बुक है रिवर्स स्विंग करके, इस बुक को इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है, ठीक है। जो बुक जो है वो अशोक टंडन ने लिखी हुई है। आइए हम इस बुक के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो हरदीप सिंह पुरी जो कि इंडिया के पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं, उनके द्वारा रिसेंटली एक बुक को लॉन्च किया गया है, जिस बुक का नाम है द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कॉर्पोरेशन। तो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा एक बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कॉर्पोरेशन, जिसके ऑथर कौन है? अशोक टंडन है। बेसिकली इसमें इंडिया की हिस्ट्री बताई है, किस तरीके से हम आज़ादी से पहले ब्रिटिश रूल के अंदर थे, किस तरीके से भारत में एडवांसमेंट हुआ है, हमारे और यूके के रिलेशंस इंडिपेंडेंस से आज तक कैसे चेंजेस हुए हैं, और भारत का अभी जो 5th पोजीशन पे भारत पहुंच रहा है एज अ लार्जेस्ट इकोनॉमी, वहाँ तक आने में भारत ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो वो सारी कहानियाँ बेसिकली इसमें बताई गई हैं, ठीक है। अब साइंस की बातें हम शुरू कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर इंडिविजुअली साइंस का कोर्स भी अवेलेबल है जो आपको मदद करेगा आपके एसएससी एंड रेलवे एग्जाम में। तो आप इंडिविजुअल भी कोर्स को परचेस कर सकते हैं परचम एप्लीकेशन से, ठीक है। चलिए, पहली साइंस की न्यूज़ हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक डील के बारे में जो होने जा रही है, और Feb 2024 में ये डील साइन होगी। So India likely to sign deal with US for 31 MQ-9B drones by Feb 2025। बोला जा रहा है कि इंडिया और यूएसए के बीच में ये जो एग्रीमेंट चल रहा है इस MQ-9B ड्रोन को लेने का, 31 हम MQ-9B ड्रोन को परचेस करेंगे यूएसए से, और जो डील है वो फरवरी 2024 में फाइनल हो जाएगी, और पहली जो डिलीवरी आएगी वो हमको 2027 में डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। ये जो 31 MQ-9B ड्रोन है, इसके लिए जो एग्रीमेंट हो रहा है, मतलब टोटल कॉस्ट जो हमको आ रही है वो लगभग $3 बिलियन की कॉस्ट है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को यहाँ पर ये ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बेसिकली इसका मकसद, इस ड्रोन का मकसद है कि हमारा जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पर जो टेंशन है उस टेंशन को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली हम वहाँ पर इस ड्रोन को अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। इस ड्रोन के बारे में हम पहले भी काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। खास बात इस ड्रोन में ये है कि ये कई सारे वेपन्स को या वॉर हेड को कैरी करने में कैपेसिटी को रखता है। इसके अलावा ये अपने सैटेलाइट के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है 40 आवर्स तक, 40 घंटे तक सैटेलाइट के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोजेक्ट क्यूपर के बारे में, द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है ना। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है वो अमेज़ॉन का प्रोजेक्ट है जो कि पूरे वर्ल्ड में फास्टेस्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कराना चाहते हैं, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात हम थोड़ा सा करेंगे यहाँ पे। अमेज़ॉन प्रोजेक्ट क्यूपर लॉन्चेस प्रोटोटाइप फॉर ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस। तो अमेज़ॉन ने रिसेंटली 2 प्रोटोटाइप लॉन्च किए हैं। पहला जो प्रोटोटाइप है उसका नाम क्या है? क्यूपरसैट 1 एंड दूसरे का नाम है क्यूपरसैट 2। इनको लो अर्थ ऑर्बिट में कितने एल्टीट्यूड पे, 500 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे इनको लॉन्च किया गया है, जो कि प्रोजेक्ट क्यूपर के ही प्रोटोटाइप है, ठीक है। इसको अब ये जो मिशन चल रहा है, ये जो सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किसने किया है, कहाँ से किया है? तो यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 रॉकेट की मदद से इसको फ्लोरिडा यूएसए से लॉन्च किया गया है। बेसिकली प्रोजेक्ट क्यूपर जो है वो कई सारे सैटेलाइट्स का एक ग्रुप है। ये सारे सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में इंस्टॉल किए जाएंगे लगभग 590 से 630 किलोमीटर की रेंज में, ठीक है। और ये पूरे वर्ल्ड को फास्टेस्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करेंगे। इसका मकसद क्या है? फास्ट एंड अफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को प्रोवाइड करना इसका मकसद है प्रोजेक्ट क्यूपर का। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3236 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा, और अमेज़ॉन ने यहाँ पे लॉन्चिंग करने के लिए 3 कमर्शियल स्पेस कंपनीज के साथ भी पार्टनरशिप की है। कौन कौन सी है वो कंपनी? तो एरियन स्पेस, ब्लू ओरिजिन एंड यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। इन 3 कमर्शियल आप कह सकते हैं स्पेस कंपनीज के साथ भी अमेज़ॉन ने पार्टनरशिप की, और इनके ही रॉकेट की मदद से हम नहीं, अमेज़ॉन क्यूपर को या फिर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा।
क्लियर। ये अभी तक की बताई जाती है कि लार्जेस्ट कमर्शियल प्रोक्योरमेंट है स्पेस की कैटेगरी में इन द हिस्ट्री। बेसिकली जो स्पेस एक्स का मिशन है या स्पेस एक्स का एक कॉम्पिटिटर है, ये स्पेस एक्स के स्टारलिंक प्रोजेक्ट को ये कॉम्पिटिशन देता है। स्पेस एक्स का जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है इसका मकसद भी यही है कि बहुत सारे सैटेलाइट को लॉन्च करना, एक ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स को लॉन्च करना और पूरे वर्ल्ड में पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को फास्ट एंड अफोर्डेबल इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करना। अमेज़ॉन का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में मिल जाएगा आपको। 1994 में इसका फॉर्मेशन हुआ गया था। चलिए, अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है कि आयरन डोम कहाँ की टेक्नोलॉजी है, ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम किस कंट्री का है। तो अब हमें पता चल चुका है कि आयरन डोम जो है वो इजराइल का है। तो अब आयरन डोम के चांसेस एग्जाम में आने के काफ़ी कम हैं। वैसे ही हम एक और डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है डेविड स्लिंग। ये है डेविड स्लिंग जो कि एक डिफेंस सिस्टम है जिसको डेवलप 2012 में किया गया था और 2017 से आज तक अभी तक इजराइल इसका यूज़ कर रहा है। इसको इजराइल और यूएसए दोनों के द्वारा मिलकर तैयार किया गया था और इसका काम भी क्या है, जो मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज की मिसाइल से उनको इंटरसेप्ट करना, ठीक है। और अगर कोई मिसाइल आती हुई दिखाई दे रही है तो उसको टारगेट बनाते हुए उसको डिस्ट्रॉय कर देना, ये इसका मकसद है। तो इजराइल की पूरी टेरिटरी को ये डिफेंस सिस्टम प्रोटेक्ट करने में कैपेबल है। तो डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम रिसेंटली इजराइल के द्वारा कंफर्म किया गया कि उन्होंने हमास के जो अटैक हो रहे थे उनकी मिसाइल्स को, उनके रॉकेट को इंटरसेप्ट करने के लिए डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है, जिसको हम पहले मैजिक बैंड के नाम से जानते थे, ठीक है। ये जो डिफेंस सिस्टम है ये मीडियम रेंज और बैलिस्टिक मिसाइल स्पेशल और इसके अलावा क्रूज मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है, टारगेट को हिट कर सकता है। इसको इजराइल और यूएसए के दोनों के द्वारा मिलकर तैयार किया गया है, ये सिस्टम है, ठीक है। और हर एक यूनिट में 12 आपको मिसाइल देखने को मिल जाएंगी। 40 से 300 किलोमीटर रेंज तक की जो मिसाइल आ रही हैं, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो या क्रूज मिसाइल हो, उनको इंटरसेप्ट करने में कैपेबल डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम देखने को मिलेगा। तो इजराइल और यूएसए ने मिलकर इसको तैयार किया है और इजराइल इसको यूज़ भी कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। कल की कहानी याद है, कल मैंने आपको RRTS मतलब रैपिड रेल ट्रांजिट सर्विस के बारे में बताया था, जिसको लॉन्च कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी। दिल्ली से मेरठ के बीच का ये पूरा सर्विस है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसको कर दिया गया है नमो भारत। तो नाम, बस कहानी इतनी है कि नाम बदल गया, बाकी कहानी तो मैंने कल आपको बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट है NASA has launched a spacecraft called Psyche on the 6-year mission to study a unique metal-rich asteroid also named Psyche। तो यहाँ पे जो Psyche मिशन है, जो Psyche एस्टेरॉइड की स्टडी करने के लिए 6 साल के लिए भेजा गया है बाय NASA। नेक्स्ट है बिहू फेस्टिवल, सभी को पता है असम में होता है, कोई दिक्कत परेशानी ही नहीं है। तो यहाँ पर असम में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम में कोंगली बिहू या कत्ती बिहू की शुरुआत हो गई है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कृष्णा श्रीनिवासन, जो कि डायरेक्टर है IMF एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट के। उनके द्वारा कहा गया है कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है पूरी वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमी में वो 16% से इंक्रीज होके 18% हो जाएगा विद इन नेक्स्ट 5 ईयर। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट राजीव चंद्रशेखर जी के द्वारा त्रिपुरा में हार्टलैंड त्रिपुरा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है विद द पार्टनरशिप ऑफ डेलॉइट। इसके अंतर्गत जो त्रिपुरा स्टेट के यूथ हैं उनको स्किल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिखाया जाएगा, उसके बाद रोजगार प्रोवाइड किए जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। तो बेसिकली स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है हार्टलैंड त्रिपुरा, ठीक है। डेलॉइट कंपनी की मदद से इसको लॉन्च किया गया है। अंत में बात कर लेते हैं कुछ MCQ के बारे में। पहला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट क्यूपर टू प्रोवाइड फास्ट एंड अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस बिलोंग टू विच कंपनी। तो आंसर हो जाएगा अमेजॉन, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, लोकोमोशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस स्टेट ने लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन किसे इलेक्ट किया गया है। तो डॉक्टर मुनीश शाह को। नेक्स्ट बात करेंगे प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो मोहम्मद सामी बने हैं, कल हमने देखा था। और ऑडी के विराट कोहली को बनाया गया है। वर्ल्ड हेल्थ समिट कहाँ पर हुई। तो बर्लिन में हुई है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, केवल हम रिवाइज कर रहे हैं।
नेक्स्ट है डेनियल नोबोआ, किस कंट्री के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं? आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। नेक्स्ट है इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च 511 प्रमोद महाजन रूरल स्किल डेवलपमेंट सेंटर? तो मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। उड़ीसा स्टेट के नए गवर्नर किसे अपॉइंट किया गया है? तो रघुवर दास जी को किया गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस स्टेट ने स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स टाइगर रिजर्व के लिए फॉर्म करने का परमिशन दे दिया है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के टाइगर रिजर्व याद रखना, आने वाले एग्जाम में मिल सकते हैं। नेक्स्ट है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट को कम्प्लीटली ड्रग फ्री बनाने के लिए कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी होप इनिशिएटिव। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में किस कंट्री ने टॉप किया है? 4 ऑप्शन है, तो टॉप कंट्री भी बता देना, बॉटम कंट्री भी बता देना और इंडिया की रैंकिंग भी बता देना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें देंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी सारी बातें हम कल के वीडियो में करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।